अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जमहूरियत में जो सियासी जमातों के दरमियान जो सियासी इख्तिलाफात होते हैं वो तो जमहूरियत का हुस्न कहलाते हैं, लेकिन जब सियासी इख्तिलाफात सियासी दुश्मनियों की शक्ल इख्तियार कर लें तो फिर जो अवामी मफाद होता है वो वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसाल है। इस वक्त गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात कर रही है, उसके लिए आईनी तरमीम भी लेकर आ रही है, सिफारिशात लेकर आ रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो इस सब बेसिकली मैं ना मानूं की सियासत कर रही है। इस पे सबको इत्तेफाक है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस पे सबको इत्तेफाक है कि नैब के कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वो कुछ करने को कोई तैयार नहीं है कि कहीं से ये ना लग जाए कि जी आपस में कुछ फैसले इस मुल्क के वफाद को भी मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि अपोजिशन को बेसिकली एतराज़ात क्या है। अपोजिशन को पहले एतराज़ ये भी था कि जी हुकूमत बाज़ाब्ता दावत नहीं देती, हुकूमत ने वो करके भी देख लिया। फिर एतराज़ ये आया कि स्पीकर क्यों दावत देते हैं, वज़ीर आज़म साहब क्यों दावत नहीं देते, वज़ीर आज़म साहब ने भी दावत दे के देख लिया। अब जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत क्यों कर रही है तरमीम, पार्लियामेंट क्यों कर रही है तरमीम, इलेक्शन कमीशन कर ले। अब क्या कोई बीच की राह निकल सकती है, इस पर भी ज़रा मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। जो पैनलिस्ट हैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है, MNA PTI के, पार्लिमानी सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तायरा औरंगजेब साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर रहनुमा PMLN की MNA। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। कंवर दिलशाद साहब फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, पहले ज़रा इस हवाले से आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मैं ना मानू वाली सियासत हो रही है इसमें जो अवामी मफाद है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो मुल्की मफाद है, जो फैसले मुल्की मफाद में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। अब जब ये आप तक पहुँचता है कि वो इसमें भी खुश नहीं, इसमें भी खुश नहीं, इसमें भी खुश नहीं, तो फिर आपके पास प्लान B, C, D, E है कुछ, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। कंवर दिलशाद साहब को भी और मेरी बहन तारा औरंगज़ेब साहबा को भी सलाम। देखें, आज तक मेरे ख्याल में आप इतनी सीनियर सहाफ़ी हैं, कंवर दिलशाद साहब भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और औरंगज़ेब साहबा भी जो है माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं। कोई एक इलेक्शन मुझे बता दें कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि ये बड़े साफ़ और शफाफ हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कोई एक इलेक्शन, मैं कोई भी बताती नहीं। हूँ, आप चाहे मैं 70 बताती का हूँ। इलेक्शन उठा के देख लें, उसके 2013 में बाद के इलेक्शन PMLN ने उठा का के देख शफाफ लें। है, 2008 में पीपल्स पार्टी में का 2013 शफाफ है, 2018 में PTI सुन में का तो लें, शफाफ है। सुन तो लें, सुन तो लें, सुन लें। बात यह है कि जीतने वाला हमेशा कहता है इससे इस सदी का सबसे बेहतरीन वही इलेक्शन तो। यही था, हाँ, और अपोजिशन वाला, हारने वाला, ये कहता है कि इस सदी का सबसे बदतरीन इलेक्शन यही था। बिल्कुल 2013 में नादिया आपको याद होगा कि पूरे पार्लियामेंट में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या, अचकजई साहब क्या, पीपल्स पार्टी, PTI, जी। सब ने ये कहा कि ये इलेक्शन है बिल्कुल ना, वो है मतलब मुस्तरद इलेक्शन है, ये ROs के पता नहीं इलेक्शन, जरदारी साहब ने फ्लोर आरओ ऑफ द का हाउस कहा इलेक्शन था है, ROs किसका के इलेक्शन। इलेक्शन। जी जी। अच्छा, अब मैं उसी पे ये कह रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब जो हर एक को जहाँ जहाँ स्पेस मिल गई तो बस ठीक है जी, जमहूरियत को आगे लेके चलना है, जमहूरियत की बका के खातिर हमने ये कड़वी गोली ठीक खानी। है, ठीक है, इसी ठीक तरह है। अब जब 2018 का इलेक्शन आया तो आरओ से ATR पे, RTR पे, पता नहीं किस पे चला गया ATR मामला नहीं, है। RTS। उसके बाद उसको पूरे 3 RTA पे चला गया। अच्छा, उस पे उसके बाद ये 3 साल गुजर गए। देखें, ये 2 साल और रह गए। होना ये चाहिए कि 5 साल का जिस पार्टी को मौका मिला है वो 5 साल अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगले इलेक्शन में जाए, लोगों को पता हो कि इसने क्या डिलीवर किया है, क्या नहीं किया। मैनिफेस्टो का इलेक्शन होना चाहिए, वो है नहीं। ठीक है। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनको ऑफ़र किया है तो इसको बड़ी मैं कहता हूँ खुश उसके साथ खुश दिली के वो क्या साथ कहते हैं, कंधा कबूल करनी पेशानी के चाहिए। साथ जो है आपकी बातें मैं इसे पूरी कर देती हूँ, कबूल समझ करना आ गई चाहिए। है। और ठीक है, ठीक है, एक पा, सेकंड। ठीक है आफ्ताब नहीं, जाकिर साहब। पार्लियामेंट में आए, ओके इस फाइन, पे मैं बहस आती हूँ सर, करें, वापस इसके आती हूँ। ऊपर अपनी एतराज़ात। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात जी। तायरा औरंगजेब साहिबा, मुख्तसर सी बात ये है कि भाई आपके जो भी एतराज़ात हैं, या तो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा PMLN की कंफ्यूज पॉलिटिक्स माजरत के साथ, हुकूमत गिरानी भी है, तहरीक का हिस्सा किसी के भी नहीं है,
इस हुकूमत को, इस सेटअप को मानते नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं, इस्तीफे भी देने थे, इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, जीतने की ख्वाहिशें भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट, हुकूमत गिरानी भी है, हुकूमत चलने भी देनी है, पार्लियामेंट भी चलती रहे लेकिन पार्लियामेंट में जाना भी नहीं है, चाह क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहली बात तो ये है कि हम हुकूमत को गिराने की कोशिश, अपनी मेहनत क्यों ज़ाया करें? हुकूमत तो खुद अपने बोझ से गिर रही है। हमें तो आपने कौन सी मेहनत की थी? आपकी मेहनत तो आप लोगों ने खुद ही ज़ाया कर दी। नहीं, देखिए ना, हुकूमत का कोई अमल अब तो दखल नहीं जो था उसमें। हालात हैं, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन पहले गए हैं दौरा करने दुकानों का, पूरा कर्फ्यू का हू का आलम था, लोग तो बेचारे लगे हुए आटा, चीनी, चावल और दालें लेने के लिए सही। कतारों में, ठीक तो है। दुकानों पे कौन जाएगा? चलिए, जो अपनी पीएमएलएन की पॉलिटिक्स क्या चाहते हैं? देखिए, पीएमएलएन ने अपने दौर में इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मसवदे भी तैयार किए और उस इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी में पीटीआई की तरफ से जो नुमाइंदा थे वो आरिफ अलवी साहब, जो आजकल प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, वो थे। उन्होंने, उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। जब शहबाज शरीफ साहब इस असेंबली में आए, सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब ये दिया कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं। हम कोई बात भी करते थे असेंबली के अंदर तो वो कहते थे ये तो एनआरओ मांगना चाहते हैं। ये माजी हो गया ना। अच्छा, चलें, उसके बाद क्या हुआ? आज जब गवर्नमेंट 8 ज़िमनी इलेक्शन हार चुकी है तो इन्हें फ़ौरन ख्याल आया कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए और अब ये लाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो लाना चाहते हैं। जब ये रिटर्निंग ऑफिसर उठा के भाग सकते हैं, जो मुंह से बोल सकते हैं, डस्का में क्या होगा आप देखिए ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई डस्का में? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, आपको नहीं पता 8-9 घंटे के लिए गायब हो गए। मसला हल हो गया ना नहीं, उसका? बात ये है कि हर मसला क्या इसी तरह हमने हल करना है, आपके थे वो हर मसला इसका हल करने का ये अच्छा, तरीका। आपकी नजर में क्या तरीका है? हम ये चाहते थे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों ने वोट को अभी तक वो इज्जत नहीं दी, जो मियाँ नवाज शरीफ का ये बयानिया है, परसों भी उन्होंने ये कहा कि वोट को जिन लोगों ने चोरी किया, जिन लोगों ने वोट को के पहले तो लोग सुना कर मैं खुद मौजूद थी जब हम लोग काउंसिलर के इलेक्शन लड़ा करते थे, तो अक्सर पोलिंग स्टेशनों से ये शिकायत आती थी कि वोटिंग के वो जो डब्बे होते थे ना जिनमें वोट बैलेट बॉक्सेस, वो उठा के भाग गए हैं, जो जिनको पता था हम हार रहे हैं। आप पीएमएलएन रिफॉर्म्स चाहती है? बिल्कुल चाहती है पीएमएलएन। अच्छा, एक सेकंड, रिफॉर्म पीएमएलएन चाहती है, बिल्कुल चाहती है। उसकी अपनी कोई मुख्तलिफ तजावीज़ हैं? हम ये चाहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे सजेशन दें। ठीक है, पीएमएलएन नहीं, सारी सियासी जमातें फिर खैर मकदम करें ना, मिलके बैठे वहाँ नहीं, लेकिन अगली मेरी आधी बात है ना, पूरी सुन लेना। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन जो इस मकसद के लिए एक अदारा है वो करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन को अपनी सजेशंस दें ताकि इलेक्शन रिफॉर्म्स को किया जा सके। ओके, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इनका जो ये मुतालबा है कि सब अपनी अपनी रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पे काम करे और वो जो TORs जो भी बनाए वो शेयर कर ले और फिर पार्लियामेंट में बहस हो जाए। बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि जो लोग इलेक्शन को इस तरह से चोरी करते हैं। अच्छा, चोरी वाली बात पे बाद में आते हैं ना, अभी जरा इस पे जवाब आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में तो फिर तो है पार्लियामेंट का काम ही ख़त्म कर देते हैं, सारे इदारों को, सबको ये कहते हैं कि जी जो शख्स है वो जाके अपनी तजावीज़ उनको दे दिया करे और उसके बाद वो TRO बनाएं और उसके बाद कोई एक सुप्रीम काउंसिल सी बना दी जाए, वो जाके वो फैसले इम्प्लीमेंट कर दे। भाई लोगों ने हमें मुंतखब करके भेजा है, हम पर अरबों रुपया खर्च होता है, हम किस लिए? तो हमारा काम यही है कि हम पार्लियामेंट के अंदर आएँ, उसके अंदर बहस करें, मुबाहिसा करें और उसके बाद जो भी फैसला वहाँ से निकले वो है, क्योंकि अगर हम इसी तरह ये सब कुछ करने लगेंगे तो फिर पार्लियामेंट की इफादियत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तरफ आप कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाते हैं, फिर दूसरी तरफ उसी के ऊपर सारे फैसले भी आप कर देते हैं कि यही कर ले, नहीं को तो करने दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि जो आइनी इदारा है, जो सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट है, उसको अपना काम करने दिया जाए। वहाँ पर आप आएँ, वहाँ पर ज़ाती मुकदमात ना लड़ें। इलेक्शन की रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो उसको उसी हद तक रखें, उसको अमेरिका और कनाडा और लंदन ना लेके जाएं, उसको वहीं पर रखेंगे तो आप पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे तो ना कोई किसी के ऊपर एतराज़ होगा ना कुछ होगा और लोग अच्छी तरीके से उस बहस में हिस्सा लेकर अपनी तजवीज़ आगे देंगे ताकि आवाम को पता चले कि हमारे नुमाइंदे कैसे सोचते हैं। मैं ज़रा उनसे भी आप राय ले लेती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका पॉइंट वैलिड है, वो रजिस्टर हो गया। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। हेलो जी, कमर दिलशाद साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
आवाज आ रही है ओके, तो कमर दिलशाद साहब, मुख्तसरन ये कि ऑपोजिशन, हुकूमत चाहती है ऑपोजिशन मिल बैठे और इलेक्शन रिफॉर्म्स पे रिकमेंडेशन आए, बात हो जाए, लेकिन ऑपोजिशन चाहती है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दे। अब और वहां से फिर वो टीओआरस बन के आ जाए, पार्लियामेंट में उस पर बहस हो जाए। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन या विद इन द लॉज? असूली तौर पर ये पार्लियामेंट का ही फंक्शन है और पार्लियामेंट की जो मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसी में ये तमाम तजावीज़ें ज़ेर गौर आती हैं। तो हुकूमत का ये मौका दुरुस्त है कि ये तमाम तजावीज़ जो है तमाम सियासी जमातों का और स्टेक होल्डर जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट हाउस में बैठे, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हो और इसके बाद वो तमाम जो उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बाकायदा स्टेक होल्डर के तौर पर इन्वाइट किया जाए और जितने भी बाकी जो लॉ मिनिस्ट्री है, बाकी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की है, वो सारे के बैठ के अब कौमी असम्बली के मेंबर, सेनेटर, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे जो हैं, जैसे कि इशार के सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसका नाम था इंतखाबी इस्लाहात कमेटी, उस कमेटी में 26 अरकान थे, तमाम पार्लिमानी जमातों को नुमाइंदगी दी गई थी, जिसमें तहरीक इंसाफ के नाम आरिफ अलवी साहब और शीरी मजारी वो इसके बाकायदा नुमाइंदे थे और असद उमर, ये बाकायदा उसके 3 मेंबर थे उस कमेटी के। तो अब इनको ये चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की बजाय इसका नाम रख लें इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन रखते हैं, बड़ा नाम हो जाएगा, वसी हो जाएगा, उस पर जितने भी पार्लिमानी जमातें हैं उनको शामिल करें और बाकायदा जो है सिफारिशात मुरतब करें और अगर चाहें तो बाकी जो एक्सपर्ट है जो बारे में माना राय रखते हैं उनको भी इन्वाइट कर दें, हमें भी चाहे इन्वाइट कर लें, लेकिन हमने अपना पार्टी को लिख कर दे दिया 10 पेज का, हमें तो बाकायदा हमें दे दी है, लिख के भी दिया, तजवीज़ भी दे दी है। लेकिन बहरहाल आप इनकी गवर्नमेंट की मर्जी है और पार्लिमानी कमेटी बैठाएं और उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे हैं उनको इन्वाइट कर ले, तो उसमें मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी अपनी राय को तब्दील करना चाहिए। ये सारा काम पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन को तो बताओ बतौर स्टेक होल्डर को इन्वाइट करते कि आप क्या तजावीज़ वो अपनी तजावीज़ पेश कर देंगे, तो वजन ज्यादा उनको दे दें जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की है। तो ये कहना कि अभी इलेक्शन कमीशन में आप भिजवाएं और तो ये जो है पार्लिमानी निज़ाम में ये सिस्टम ठीक नहीं होता, सारी काम पार्लियामेंट करती है, इलेक्शन कमीशन एक स्टेक होल्डर ही है। ओके, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात और बड़ी तफसील से आपने बात बयान कर दी। चले, अब आपका जो पॉइंट है तारा औरंगजेब साहिबा, आप ये कहती हैं कि जी वो बिल जो टीओआर तैयार करे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, वो भी पार्लियामेंट में आए, उस पर बहस हो, फिर वो कानून का हिस्सा बन जाए। तो अगर पार्लियामेंट में आना ही है और पार्लियामेंट में बहस ही होनी है तो पार्लियामेंट में इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? मतलब इसमें आपको बेसिकली एतराज क्या है, क्यों ना हो? देखिए, एतराज गवर्नमेंट को क्या था, जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पहले सेशन में ये मुतालबा किया था कि गवर्नमेंट और हम आए मिल के बैठे हैं, नहीं बदला नहीं हम लेते, 2 कदम आगे जाके उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इलेक्शन जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात ना रहे। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने ये किस बेस पे कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि ये तो एनआरओ मांगते हैं, इसमें एनआरओ वाली बात कहाँ से आ गई? माजी में ही रहना है हमने जिंदा। नहीं माजी तो नहीं है, अभी हाल ही की बातें हैं। हाल नहीं है ना, 3 साल 2.5 साल पुरानी बात बता रही लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ये जो इलेक्शन 8 ज़िमनी हुए हैं, ये गवर्नमेंट जीत जाती है, इन्हें फिर भी रिफॉर्म्स का ख्याल ना आता। बात सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन हारे हैं तो ये इससे इनका मोराल इतना हाई हो गया है। आफ्ताब जहांगीर साहब पीएमएलएन का, वो कहते हैं कि जी इसी सिस्टम में रहते हुए, इसी इलेक्टोरल सिस्टम में रहते हुए अगर के हम इंतखाबात जीत रहे हैं तो फिर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है? नहीं, हाँ, मसला वो होगा अगर कोई हल्का हार गए। नहीं, देखिए हम चाहते हैं जो भी वोटर जाके वोट डालता है उस वोट की इज्जत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कोई बंदा ये ना कहे जी वोट तो मैंने इस कैंडिडेट को डाला था तो अगर रिजल्ट क्या निकला। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बदले कैसे मुमकिन है? तो हम तो ये बात ज़बानी कलामी तो नहीं होगी। हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो एक अदारा है वो कहते हैं कि काम उसका नहीं है, पार्लियामान का काम है। देखिए सजेशन लेना तो उसका काम है ना, तो वो सजेशन पार्लियामान में देगा ना। आप ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठेंगे, आप लोग अपनी सजेशन रिकमेंडेशन तमाम चीजें आप लोग रेडी करेंगे। हम ये भी चाहते हैं इन तहफ़्फ़ुज़ात में, हमारा ये भी एक पॉइंट है इन सिफारिशात में कि जो लोग इलेक्शन को इस तरह से जैसे डस्का में हुआ, जैसे कराची में हुआ, जो लोग करते हैं उनके लिए कड़ी सजाएं भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए ये एक पाकिस्तान के अवाम का जी
हक पे डाला जाता है। ठीक है, अब मसला सिर्फ ये है जो आफ्ताब जहांगीर साहब मैं समझी हूँ कि जाहिर सी बात उनको सिर्फ जिद है कि हुकूमत के साथ नहीं बैठना, रिफॉर्म्स ये भी चाहते हैं। अब अगर रिफॉर्म्स चाहते हैं और जो तजावीज़ टॉक शोज में अगर आ रही हैं PMLN की तरफ से, तो वो जाहिर है वो उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, विद इन सिर्फ टॉक शो में हो सकती है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो रिजर्वेशंस ये हैं कि बेसिकली कल पिछली दफ़ा जब आप लोग इस पे सीरियस नहीं थे तो वो कहते हैं कि जी जब हम सीरियस थे तो आप सीरियस नहीं थे, अब अगर आप सीरियस हैं तो हम इस पे सीरियस ना होंगे। ये बेसिकली ये मैं ना मानूंगा नहीं, हम सीरियस हैं, लेकिन हम हर किस्म की सजेशन चाहते हैं, जो एक अदारा है उसको दी जाए। वो कह रहा है इदारा, उसी के तो मैम बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामान का काम है। अगर ये पार्लियामान का काम है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड ले और अपना एतमाद बहाल करे, क्योंकि हमारा तो गवर्नमेंट पे एतमाद ही नहीं है। जो गवर्नमेंट जो है हर एक बात में यू टर्न लेती है। आपको याद होगा पहली बात इन्होंने की, हम IMF के पास किस पे, जिसको आप कह रहे थे कि बैलेट बॉक्सेस बैलेट पेपर्स दे दिए जाए नहीं, आर्मी के हवाले कर इन्होंने RTS जो है इन्होंने वो भी जो नहीं 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा रिकाउंटिंग करें और इलेक्शन अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो तमाम जो बैलेट पेपर्स हैं वो फौज की कस्टडी में दे दिए जाए, इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल की फौज के अदारे पे एतमाद होगा। आपका नहीं है? इसीलिए नहीं, मैं हमारे कैंडिडेट हैं, हम सब एक हैं, ये नहीं कि हमारी पार्टी। बात ये है कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इतनी मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट, आपको उस इदारे पे एतमाद है ना? देखिए तो जो एक काम कर लेते हैं ना, जो रिजल्ट आ रहे थे कर लेते हैं उस आप मुझे छोटी सी बात बताइए। अच्छा इनकी कि अगर रिजल्ट आ रहे थे तो आते आते रिजल्ट खत्म क्यों हो गए, बंद क्यों हो गए? इसका जवाब मुझे लीजिए। इसका जवाब दे दें आप। ये बेचारी जीती हुई पार्टी होती तो जवाब देती, ये तो खुद हारी हुई पार्टी है। आता जहांगीर साहब इन्होंने तो पहले ही कह दिया था मेरे भाई मोहतरम ने कि PMLN जीत रही थी। अच्छा इनकी सुन जी कि जो टेम्परेरी पीरियड के लिए इलेक्शन कराने के लिए जब कोई बुरी हुकूमत बनती है ना, हाँ। तो वो फौज को दे दिया जाए ताकि वो बड़े इंसाफाना तरीके से अपना इलेक्शन करवा लें। ठीक है, ये आपकी ना करे ऐसा आफ्ताब जहांगीर साहब। नहीं नहीं, इनकी तजवीज़ है, ये इनकी तजवीज़ है। आफ्ताब जहांगीर साहब सिंपल मैं कमर दिलशाद साहब से भी पूछ लूंगी इसकी बात, मुझे मुख्तसरन बता दे। वो कह रहे हैं हमें आप पे एतमाद ही नहीं है, हमें हुकूमत पे एतमाद ही नहीं है, तो हम हुकूमत के जिसके साथ एतमाद ही नहीं है हम उसके साथ कैसे बैठे? हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर उठा के ले जाती है, 8 घंटे गायब कर देती है बगैर फार्मों के, और उसके बाद वो बेचारे आते हैं, हुकूमत ले जाती है, हुकूमत ही ले जाती है। वजन हुकूमत पे आया जी, तो और किस पे आना है? जिम्मेदार यही है जी। जल्दी से कोई रिप्लाई जानी साहब। मैं तो मेरी असल में तायरा आपा मेरी बड़ी बहन है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अगर वो 2-4 बातें वही कर दूं कि जो PDM बनाते वक्त कि हा PDM टूट गई, हा ये हो गया, हा वो हो गया, इनका एतमाद आपस में नहीं है तो हम पर क्या एतमाद करेंगे? हम तो हैं इनके लिए हरीफ। देखिए मैं अच्छा हमने बात समझता हूं जो चीज अच्छी हो वो कौन कह रहा है ये मत देखें, क्या कह रहा है वो देखें। हाँ इम्पोर्टेंट बात है, ये नहीं देखो कौन कह रहा है, ये सुनो क्या कह रहा है। कमर दिलशाद साहब, अब मसला ये है कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, वो कहते हैं कि जी हुकूमत पर हमें एतमाद ही नहीं है तो हम इनके साथ कैसे बैठे। अब इसका प्लान B कोई हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, प्लान B बन सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उनको बाकायदा ये इख्तियारात तजवीज़ कर दिए जाए कि जनाब आप तमाम सियासी जमातों को तलब कर ले, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, तो वो उनको तमाम सियासी जमातों को बाकायदा इन्वाइट करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप तमाम तजावीज़ लेकर पेश करें और वहाँ बाकायदा बहस भी हो जाएगी, तजावीज़ भी हो जाएगी, तो चीफ इलेक्शन कमीशन उसकी सदारत कर लेंगे। उनकी सरबराही में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है, बाबा गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, वहाँ बैठ कर वो एक फैसला कर ले और तमाम तजावीज़ों पर डिस्कशन हो जाएगी, ओपन डिस्कशन हो जाएगी। और फिर किसकी सरबराही में कमर दिलशाद साहब? जब तय हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर कानून साजी कर ले, जो भी चीज बनेगी, जो भी तजवीज़ सामने आएगी, मसौदा आएगा, उसके ऊपर फिर कानून साजी करनी पड़ेगी, तो फिर कानून साजी जो है मिलजुल के कर ले। लेकिन अब वो चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा इदारा, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है उनकी सदारत, जैसे कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का भी आसिफ बाजवा साहब जो थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सॉरी आसिफ सईद कोसा, उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये मज़ाकरात करें, डलाइट करें, बड़ी ग्रैंड डलाइट, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाए और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हो और गवर्नमेंट भी हो और अपोजिशन भी हो,
जो ग्रैंड जो मुज़ाकरात के लिए आसिफ सईद ख़ुदा साहब ने खुद ऑफर की कि जी मेरी सरबराही में कर ले, तो चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में भी ये इंतखाबी इस्लाहत कमेटी का किसी शक्ल में हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो वो तो एक ही इदारे हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान का इदारा हो या चीफ इलेक्शन कमीशन हो या चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो। मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन जाने से पहले जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की हैं वो उन्होंने बयान की थी। मुख्तसर सा वो क्लिप देख लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इमरान खान का आज दुनिया का हर शख्स कोरोना जैसे मोजी मर्ज और उसकी तबाहकारियों से अच्छी तरह वाकिफ है। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से हजारों अफराद इंतकाल कर चुके हैं। हमसाया ममालिक खुसूसन इंडिया में ये सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है, जहाँ वैक्सीन, ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सहूलियात की जरूरत पर शदीद दबाव है। पाकिस्तान को कोरोना से बचाना है तो SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद करना जरूरी है। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं, मुनासिब फासला और मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाना है। बसूरत दीगर मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में मुआशी सूरत हाल का हम सबको सामना करना होगा। कोरोना से महफूज पाकिस्तान, सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान। माशाल्लाह, बहू के चेहरे पे तो बहुत रौनक है। फिर से खुशखबरी है क्या? ये रौनक खुशखबरी की नहीं। क्या मतलब? समझदारी की है। कैसी समझदारी? बहू सेहतमंद रहे इसलिए मैंने इसको समझाया कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए, ताकि कुंबा तवाजुन से बढ़े और आने वाले बच्चों की सही परवरिश हो। समझदारी की बात, कुनबा बढ़ाएं तवाजुन के साथ। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। أجرني من النار
ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। इमरान खान का जो नज़रिया वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। हम इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। इसी तरीके से हम जो बाकी इस्लाहात इसमें तजवीज़ कर रहे हैं वो तमाम वो हैं जिसके नतीजे में इंतखाबी अमल के ऊपर अवाम का, सियासी जमातों का और इंटेलिजेंशिया का एतमाद बढ़ेगा। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात का बिड़ा उठाए। कभी कोई सियासी जमात ये कहेगी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने ईवीएम मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, दूसरा मरियम साहबा, मरियम ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, मुझे एक और बात बताएं। ये तो एक तो ये हो गया इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसमें जाहिर सा आप हमेशा ही कहते हैं कि जी अभी भी आप कह रहे हैं ना 8 घंटे रिजल्ट नहीं आता, 10 घंटे रिजल्ट नहीं आता, 12 घंटे रिजल्ट नहीं आता, रुक जाता है, रिजल्ट आता आता रुक जाता है। जब वो देखते हैं रुक जाता है तो फिर जहन में कई शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। इन्हीं शुकूक व शुबात के खात्मे के लिए आप लोग रिफॉर्म्स लेकर आए। दूसरी बात, जो ये बात हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट ऑफ वोट, इसको सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में बहुत ज़र मुबादला भेजते हैं, ये सही है, अपने अपने घरों में या अपने लवाकिन को। तो अगर उन्हें वोट लवाकिन नहीं, अपने रिश्तेदारों को, सबको, जो भी उनके इर्द गिर्द फैमिलीज़ के लोग हैं, तो ये अगर वोट राइट ऑफ वोट उन्हें मिलता है, उनकी नेशनैलिटी तो पाकिस्तान की भी है, उधर क्या डुअल नेशनल है ना, एक किस्म के। तो इस पे बात सोची जा सकती है। अभी तक नहीं सोची? नहीं बनी तो बड़े अरसे से चीजें सामने आई हुई हैं। नहीं आई हुई है। अगर उन्हें वोट का हक दिया जाए तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात, एक मुस्बत बात। इसको इस पे आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का रह गया मसला तो वो तो हमारी क़यादत को पता है ये मसला है। अभी इन्होंने वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की बात की तो सही है, नहीं देखिए हुकूमत ला रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होगी, कम से कम ये इन्होंने कहा है ना, अभी कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी इंडिया में भी ये है, वहाँ पे क्या हाल होगा उस मशीन की तस्लीम के बाद क्या होगा? तभी लोगों के तफज़ात है। आप लोग की रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन वो रिजर्वेशंस के लिए को दूर करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा तो बने। नहीं, एक और बात है ना, अभी यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को उठा के ले जाते हैं जो मुंह में ज़बान रखता है, जो स्टेटमेंट भी दे सकता है। जी मशीन तो बेचारी बेज़बान है, इसको तो जो भी रिजल्ट होगा अगर उठा के ले जाएंगे एक दफा ट्रायल करें ना, जाएं देखें, विजिट करें, फिर एक दफा मावेला बचाएंगे जी। नहीं, मेरा मतलब है कि जो मशीन तैयार की गई है, अभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि देखा किसी ने नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने पहले मशीन तैयार की जिसमें शिवली फराज साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको पता है। तो ये तो आप जाएंगे मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी को सोचा तो जा सकता है, बात तो सही है, वोट का राइट होना चाहिए, लेकिन हुकूमत कह रही है तो ये जरा हुकूमत के साथ बैठना, मतलब ये कौन सी। अच्छा, एक और चीज, ये जो कह रही ना ड्यूल नेशनल, मुझे याद है कि जब वो सेनेट इलेक्शन का ओपन बैलेट पे जो आप लोग लेकर आ रहे थे, उस पे भी आप लोगों ने ये भी रखा था कि जी जो ड्यूल नेशनल्स हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं बगैर सरेंडर किए अपनी दूसरी नेशनलिटी, और अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी जो नेशनलिटी जो आपकी दूसरे मुल्क की है उसको आप सरेंडर कर दें, और अगर इलेक्शन नहीं जीते तो अपना ब्रीफ केस लेके आप वापस चले जाए। ऐसे ही था।
आफ्ताब अच्छा जागीर देखिए साहब। नादिया, बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को है उनको अहमियत देने के लिए, उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, है आपका भी अमल दखल होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ताकि आप बाहर बैठकर, क्योंकि आपके मेरे जैसे मेरे बहुत सारे भाई बाहर हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ, तो उनकी सब उन दिनों में, इलेक्शन के दिनों में सारी तवज्जो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में लगी हुई होती है। वो अपने रिश्तेदारों को मशवरे भी दे रहे होते हैं, कह भी रहे होते हैं कि जी आप इसको वोट दें, इसको वोट दें। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको इख्तियार दे दिया जाए वोट का, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें होना भी चाहिए। जब हम उनसे रेमिटेंसेस मांगते हैं, हम उनसे इमदाद मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी अपने मुल्क में भेजो, तो अगर वो वोट भी दे देंगे तो कोई अचंभे की बात नहीं है। बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात है, इनको हक देना चाहिए, उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर तब्दीली के अंदर, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं या इलेक्शन की सूरत में है या किसी सूरत में, हर चीज़ के अंदर आपको हम आपकी इनपुट लेते हैं, आपको उसमें शामिल करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपका दूसरा था कि जी कि इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के बाद, देखें वो उसकी वजह ये थी कि अगर आप कोई चाहता है कि जी मैं अपना रोल अदा करना चाहता हूँ और सलाहियतों वाला हूँ, काबिलियत वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी एक नए फेसेस आए, नए लोग आए, रोल अदा कर सकता हूँ पाकिस्तान के जी, तो वो उसके लिए ये कि अगर वो समझता है कि मैं पाकिस्तान में जाने के बाद अगर मैं मुंतखब हो जाता हूँ और मैं अपनी नेशनलिटी को विड्रॉ करता हूँ, फिर ओथ लेता हूँ, तो मैं उसमें समझता हूँ कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर भी कुर्बानी देगा। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता, वो समझता कि नहीं मैं वैसे ही वोट की हद तक ही अपना आपको रखना चाहता कर रही है ये। चले मैं जरा मैं तो भाई हर पाकिस्तानी को वेलकम करूंगा। ठीक है कमर दिलशाद साहब, अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। दो चीज़ें, गवर्नमेंट की दो रिकमेंडेशन इस पर भी है। वो कहते हैं जी एक तो उनको वोट ऑफ राइट होना चाहिए, बाहर से बैठ के भी वो वोट करें, और दूसरा ये कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट का भी उनको अलाउ करें। आज है, अगर जीत जाते हैं तो विड्रॉ कर लें, नहीं जीतते तो वापस चले जाएं। इसमें कोई आईनी कानूनी कबाहत तो नहीं है, इस पर भी काम हो सकता है? इसमें बहुत बड़ा अहम मसला है, क्योंकि ड्यूल नेशनलिटी का जो जिक्र है वो आइन का आर्टिकल 62-63 है, और वो आइन का बुनियादी ढांचा है, और वो आइन का 73 का है। उसमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त की आइन साज असम्बली के मेंबरान ने उसको शामिल किया था। उसको तब्दील करने के लिए ठीक है, हुकूमत तब्दील कर सकती है, 2/3 मेजॉरिटी के तहत उसमें तरमीम हो जाती है, तो ठीक है, तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी कौमी असम्बली के अरकान ने, पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है, कानून साजी हो गई। लेकिन ये वो बुनियादी ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस वक्त वो तो अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता ना, लेकिन अमेंडमेंट तो की जा सकती है। नहीं, वो तो आइन का ढांचे है ना, वो ढांचा ही बात है, वो ढांचे को तब्दील करना भी हमारी पार्लियामेंट के बस की बात नहीं है। वो आइन का स्ट्रक्चर है, वो आइन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट उसको तब्दील नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा एक इशू है, जो इस मामले में कोई आसान काम ये नहीं है। नहीं, मौजूदा पार्लियामेंट से मुराद आप नहीं, एक सेकेंड, मौजूदा हुकूमत शायद नहीं कर सकती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर ऑपोजिशन उसका साथ देती है इस अमेंडमेंट पर तो फिर तो हो सकती है। हाँ, फिर ठीक है, फिर तो बाजार अगर पूरी पार्लियामेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर तो कोई भी तब्दीली करना आपका पार्लियामेंट का हक है, तब्दीली कर लें। लेकिन यह है बुनियादी ढांचा, इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें आईनी तरमीम है, तो वो तो जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर हो नहीं सकती, यानी अपोजिशन के बगैर हो नहीं सकती, और अपोजिशन टॉक शोज में ओवरसीज पाकिस्तानी को नाराज भी नहीं कर सकती। लेकिन हुकूमत ये इल्ज़ाम भी लगाती है अपोजिशन पर, खासतौर पर PMLN या ज़ाहिर जो भी सबसे बड़ी जमात है नेशनल पार्टी उसकी, आपको खदशा ये है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ऑफ राइट दे दिया जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी की अक्सरियत जो है वो PTI को वोट दे देगी, तो इसलिए भी आप लोग डरे डरे रहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल डरे डरे नहीं रहते। PTI का जो हवा था ना, वो इतनी जल्दी धड़ाम से गिरा है कि ना बाहर और ना पाकिस्तान में। अब लोग इस कदर तंग हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप कभी मैं इस मीडिया पे क्या मैं बताऊं, झोलियां उठा उठा के लोग कहते हैं कि या अल्लाह, वो जो भी थे गवर्नमेंट कहती है चोर थे, जो थे, किस बात का खौफ है? वो बेहतर थे, इससे बेहतर थे। इस महंगाई बेरोजगारी ने लोगों को इतना लाचार कर दिया है। आप खुद देखें कि महंगाई का हिसाब 52 रुपये किलो थी चीनी, जो आज 110 भी नहीं मिलती। लाइनों में लोग रोज़े में खड़े हो कि क्या करेंगे, पर दुआएं देने के अलावा और क्या कर सकते हैं।
और फिर हर चीज़ जो है जिसके पास पैसे हैं वो भी रूल रहा है, जो नहीं खरीद सकते वो भी रूल तो रहे हैं। फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं वो ओवरसीज वाले बेचारे भी सोचते हैं ये महंगाई तो ओवरऑल जितनी पाकिस्तान में अभी महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं ना, बात ये कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट ऑफ राइट ऑफ वोट भी हो, जी आफ्ताब भाई जी, राइट टू इलेक्ट इलेक्शन भी हो, मतलब वो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसका भी हिस्सा बन सके, इलेक्ट भी खड़े भी हो सके, इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी क्या कर हम सके। खाइफ हैं कि बाहर पीटीआई की अक्सरियत पीटीआई की। अच्छा चले वो नहीं है तो फिर क्या वजह है? नहीं, फिर क्या वजह है इसको ना मानने की? नहीं, हम तो नहीं कहते कि वो बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वोट ना डाले, वोट नहीं, वोट वो भी डाल सके और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सके। देखिए ये तो कानून बनेगा तो वो कॉन्टेस्ट करेंगे, ये तरमीम लाई जाएगी, पास आप इस तरमीम को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो अभी देखेंगे कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, और ये गवर्नमेंट अपने तो बता दिया वो क्या चाहती है। गवर्नमेंट जो है ना एक दिन जो चाहती है दूसरे दिन उसके रिवर्स हो जाती है, आज जो कहेगी कल उसके मुख्तलिफ कहेगी। मुझे आज तक एक भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की बताई जिसमें वो कंसिस्टेंटली खड़े रहे। लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट। सिंपल ये है आफ्ताब जहांगीर साहब कि आप पे एतबार नहीं, हुकूमत पे एतबार नहीं, काबिल एतबार है। अब फिर कौन तीसरा फिर ऑप्शन है जिस पर एतबार है? तो फिर कोई ये अपना एतबार बहाल करे ना। अच्छा किस पर एतबार है? नहीं, कोई अपने ऐसे इक़दामात किए जाएं अपोजिशन के साथ मिलके कि उनका अवाम। अच्छा आप इनको पहले कॉन्फिडेंस में लें आफ्ताब जहांगीर साहब, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लें, अपोजिशन को कंफर्ट जोन दें। ये 3 साल तक एक काम करते रहे असेंबली में, चोर चोर डाकू डाकू, चोर चोर ना कहें, डाकू डाकू ना कहें, एनआरओ की बात ना करें। उसके एनआरओ हमने इनसे मांगते क्यों? मैं वही तो कह रही हूँ, ना करें ना उसकी बात। ये कोई मसला हो पाकिस्तान का, ये अपोजिशन एनआरओ चाहती है। अच्छा ये बात भी ना करें, ठीक है। अब सुन लिया आपने? आफ्ताब जहांगीर साहब मैंने सुन लिया कि कुछ भी ना करें। आपा कहती है कुछ भी ना करें, मैंने सुन लिया है। अच्छा मैं तो आपा को कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हक मिलेगा तो बड़ा अच्छा है इनके लिए, क्योंकि इनका लीडर बाहर है, बड़ी अच्छी कैंपेन चलाएगा वहाँ पे है और वहाँ से नून लीग के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे वो। देखिए मैं फिर आपको इस संजीदगी के साथ कह रहा हूँ कि हम सबको जो है मिलकर अपने इस वक्त पाकिस्तान को उन बेहतर चीज़ों की तरफ लेकर आना है जिससे कम एक चीज़ पर तो इत्तेफाक हो जाए कि लोगों का ये इतराज़ ख़त्म हो जाए कि इलेक्शन में धांधली होती है। मैनिफेस्टो का इलेक्शन हुआ करे, लोग अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ें, 5 साल वो अपना पूरा करे, 5 साल के बाद आवाम फैसला करे कि जी इनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि इन्हें दोबारा मौका दिया जाए या ना दिया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अपने आप को इस मुल्क को मजबूत नहीं करेंगे, इसके सिस्टम्स को मजबूत नहीं करेंगे, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। मेरा आपकी वसातत से इनसे एक सवाल है, जो इनका मैनिफेस्टो था 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर, उस मैनिफेस्टो का क्या हुआ? अच्छा चले मैं तो दे रहे हैं ना, आपा दे तो रहे हैं, आपको भी घर दे देंगे, अगर आपको घर चाहिए आपको भी दे देंगे। यही बात करने वाली थी जो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि घरों का काम तो शुरू हो गया, बाकी कोविड बीच में आ गया तो उस पर तो फिर अल्लाह की मर्जी, उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें तो बड़ी बड़ी स्टेट्स की बड़ी कोविड के पीछे तो इन्होंने सारी कमजोरियां छुपा ली हैं। कोविड के पीछे ही तो इन्होंने सारी कमजोरियां छुपा ली हैं, जो कोविड आया तो ये भी नहीं हो सकता। कोविड है और इस वक्त पाकिस्तान में आप लोग मानते नहीं भर की इकोनॉमी को डेंट लगा, इसको नहीं, तो मुझे तो बल्कि वहाँ से आज ये एहसास है कि आप कोविड पे प्रोग्राम करें, वो कोलैप्स हो गए थे, इसको भी आप मानती हैं। कमर दिलशाद साहब, अब 2-3 चीजें हैं, मैं जरा जानना ये चाह रही हूँ कि ये जो NA 249 और फिर जो डस्का वाला जो भी इलेक्शन था, इस पे बहुत ज्यादा शोर हुआ। उससे पहले भी NA 249 पर ही जब फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, विन किया था, वहां से शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो नहीं जीते थे। उससे भी शहबाज शरीफ साहब ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन डाली थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि ये एक नई रिवायत हम देख रहे हैं कि जी जरूरत नहीं होती, इल्जामात नहीं लगते, धांधली के कोई शवाहिद नहीं होते, लेकिन रिकाउंटिंग के जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसीजंस दे रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए असूली तौर पर ये है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, जो बहुत ज्यादा हमारे पार्लियामेंट ने एक्ट की सूरत में बनाया है, उसमें ये लिखा, उन्होंने ये इसमें शामिल कर दिया है। पहले नहीं था ये, पहले जो हमारे जितने भी एक्ट थे उसमें शामिल नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ 5% का मार्जिन आ जाए तो फिर आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने एप्लीकेशन आ जाए तो वो उसकी रिकाउंटिंग कर सकता है, ताकि उसकी रिकाउंटिंग की उसकी तसल्ली हो जाए, ताकि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वक्त ना लाया हो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जितनी भी दरखास्त जाती है इलेक्शन के बाद, वो होती है जो रिकाउंटिंग करवाए,
जब रिकाउंटिंग आपकी वहीं हो जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में, तो फिर उस पर बोझ कम पड़ जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर। अब यहाँ वो इख्तियारात है, आइन कानून में लिखा हुआ है, उस कानून के तहत मिफ्ता इस्माइल ने और जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर था वो आइन कानून को नहीं समझ सकता था, तो हमारा इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा, लेकिन इसका नॉलेज बहुत कमजोर था, उसको भी बड़ी डांट पड़ी है उसको भी, लेकिन वो अपने लेवल पे कर सकता था, वो उसने नहीं किया, उसकी अपनी अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बेहतर इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आ गया, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि तो कानून में लिखा हुआ है, उसके तहत वो अपने करवा दी इन्होंने, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, रिकाउंटिंग का एक बैलेट पेपर चेक कर लेंगे, तसल्ली हो जाएगी। धांधली का जिक्र उसमें नहीं है, उसमें ये कहा है कि शायद जो उन्होंने फारम 45 जो बनाया उसमें कोई गलती से उसका इंदराज नहीं किया, 47 का फार्म में और 45 में कुछ तब्दीलियों में एक खतरा है, खदशात है कि फर्क है, डिफरेंसेस है, तो वो सारी चीजें जो है वो कल तय हो जाएगी। दूसरी जो बात आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हमारे दोस्त फाज चौधरी साहब की बात सुनाई, तो फाज चौधरी साहब को हम आपकी वसात से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रिजल्ट 1 घंटे बाद नहीं आता है, 1 महीने के बाद आता है, 1 महीने के बाद वो जब रिजल्ट आ जाता है तो 1-1.5 महीने के बाद वो सारी कंपाइल करने के बाद वो रिजल्ट सामने आता है, वो 2 घंटे 1.5 घंटे में नहीं आता। तो अब हमारे पाकिस्तान में भी आप बना ले कानून साजी, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हामी हैं, हो जानी चाहिए, बाकी जो होती है खदशात तहफात वो दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर इलेक्शन का उसी दिन ना रखे, फिर कम अज कम इसको भी डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, महीना रखे, 15 दिन रखे। मुझे इसकी एक्यूरेसी के बारे में बताएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट दे रही है, इसकी एक्यूरेसी और इसकी एफिशिएंसी। इसकी सबसे बड़ी अहम बात है गवर्नमेंट जो अपनी तौर पर गलत काम दुनिया में कहेंगे, जो दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं कर रही है, जो उनके एडवाइजर जो रास्ता दिखा रहे हैं, असल तौर पर इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडियन इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में तैयार करता है, जो बेंगलोर में तैयार होती है, और यहाँ ये कहते हैं जी हम तैयार करके आपको दे देंगे, अगर उसमें तैयार में कोई गवारी में कोई तब्दीली कर दी, कोई चिप्स लगा दिए, तो सारा वोट करा जाएगा हुकूमती पार्टी को। ये सारी चीजें ये है, इंडिया का इलेक्शन में अपनी ऑनरशिप देता है, हमने बनाई है, इसमें कोई गलती का इम्कान कोई नहीं है, इसमें कोई ऐसा टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको विजिट करे, उसको चेक करे, अपनी कस्टडी में ले ले, ये तो सॉर्ट आउट होने वाले इश्यूज हैं। जब इलेक्शन को ऑनरशिप दे रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन को जब ऑनरशिप देंगे तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, और तो उस पर कोई एतराज करेगा जवाब देगा। अब उसकी ऑनरशिप तो इलेक्शन को दे नहीं रहे, इलेक्शन में गड़बड़ होगी, धांधली होगी, टेम्परिंग हो गई, ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, हम जाने, हम तो चले गए, जरा बैठे हुए, मेरा क्या ताल्लुक है। ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट, ठीक है, बिल्डर है, वो बिल्डर अपना काम करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि हमने वहां पर देखा कोई धांधली के शवाहिद नहीं मिले, और रिजल्ट तस्लीम करें, अगर आप हार गए तो उसको आप मान लें, हम जीत गए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अब क्या इलेक्शन से पहले आपके पास कोई धांधली के शवाहिद थे? क्या ये धांधली नहीं होती कि इलेक्शन से पहले उस हल्के में घर घर राशन बांटा जाए, ये कौन सी चीजें दिए जाएं, और लोगों नहीं, ये कौन सी धांधली है कि आप राशन बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? उस हल्के में लोगों टॉफियां तो आप लोगों ने भी बांटी थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी टॉफियां बांटी थी। बात सुने, बात ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है और हर फॉर्म 45 पे वो बताते जा रहे हैं, उसके बाद आने बंद हो गए, और मिफ्ता साहब को जो फॉर्म 45 कई तो दिए ही नहीं, जो दिए उन पर रिजल्ट और है, और जब 8 घंटे के बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर आए जो नहीं थे पहले मौजूद, ताला लगा के कमरे को वो चले गए, मिफ्ता साहब बाहर बैठे रहे, जुबैर साहब बैठे रहे, ये सारी मुस्लिम लीग के लोग जो थे कराची के, ये वहाँ दरवाजे के बाहर बैठे इंतजार करते रहे, जब आए तो वो फॉर्म 44 और थे, उन पे रिजल्ट और थे, और इनके पास। अच्छा, वैसे कल जुबैर उमर साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने वहाँ पे किसी किस्म की धांधली के शवाहिद नहीं देखे, मैं उसको धांधली नहीं कह सकता। ये नहीं, मैं तो कराची मौजूद नहीं थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब किसी हल्के का रिजल्ट एकदम आते आते बंद हो जाता है। आप कहती है धांधली हुई? नहीं, जब वो रिजल्ट आता आता रुक जाता है, तो फिर ज़हन में मेरे शुकूक शुबात बतौर एक सियासी कारकुन पैदा होते हैं। किसने की? कि अब ये क्या हो रहा है, कि अब ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? किसने की? ये पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो कौन करा रहा है? यही तो मैं हैरान थी। जाहिर है किसने, किस हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, ये शक कहीं और भी जाता है आपका? देखिए मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल होती तो PTI 5वें नंबर पे आती। नहीं, सिंध में तो पीपल्स पार्टी है ना।
आपने गवर्नमेंट का है ना, मैं तो भाई तो सिंध की गवर्नमेंट, पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट पीटीआई की है। मैं सिंध भाई यानी 249 सिंध का था ना, सिंध में इलेक्शन हुए ना जी, तो वहाँ हुकूमती मिशनरी गवर्नमेंट सिंध हुकूमत ने किए हैं। देखिए मैंने आंखों से कोई चीज देखी नहीं। रिटर्निंग शक अफसर किस गायब, पे? रिटर्निंग अफसर गायब क्यों होते हैं? अच्छा, मुझे सिर्फ इस बात का अब जवाब आप दें जहांगीर साहब कि मुख्तसरन बता रिटर्निंग दीजिए अफसर गायब क्यों होते हैं? 249 में क्या हुआ? अच्छा जी, NA 249 में ना नादिया, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, दो काम हुए। एक काम ये हुआ, एक तो सबक हमने हासिल किया कि सिर्फ इलेक्शन जीतना काफी नहीं होता, तरक्याती काम काफी नहीं होते, इलेक्शन के अपने हल्के के अंदर रहना भी बहुत जरूरी होता है और वो होना चाहिए। लोगों से अपना राब्ता रखना चाहिए, लोगों की खुशी गमी में शरीक होना चाहिए। ठीक है, जिसका फुकदान था 249 में, हमारे फैसल बाडा साहब ने इसकी तरफ कम तवज्जो दी, ये एक वजह थी। हालांकि सर्वे ये बताते थे कि पीटीआई के जो कैंडिडेट है, जो कि बहुत ही यंग, बहुत ईमानदार, अच्छा धांधली हुई है या नहीं हुई है? धांधली हुई है। उसकी वजह यह है कि आप उसको देख लें, जो तस्वीरें चली हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, वो बताती हैं कि ये सईद गनी साहब बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ और मैनिपुलेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। ये है, अब कौन जीता कौन आ रहा है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन ये है कि इलेक्शन को कम से कम फेयर होने के लिए जितनी भी उसमें तरमीम हो सकती है वो करनी चाहिए हमें सबको मिलकर, ताकि ये एतराज दोबारा कभी ना उठाए। ठीक है, बिल्कुल असल बात आपने पूरे प्रोग्राम में ये की है कि इस प्रोसेस को इतना स्मूथ कर देने का वक्त आ गया है कि आप जब आप जीत जाते हैं तो आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर मांगते हैं, लेकिन जब आप हार भी जाएं तब भी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। आप कहें कि जहां इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए थे उसके रिजल्ट जो हैं उसको आप एक्सेप्ट करें और इतना बड़ा अपना दिल भी करें कि उसको माने, लेकिन वो दिल बड़ा करने के लिए फिर वही वाली बात है कि आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी और सूनर और लेटर रिफॉर्म्स पे काम हुए बगैर ये तमाम चीजें हो नहीं सकती, डूएबल नहीं है। बहुत शुक्रिया।